हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हम लोग एडोटेरिया करंट करेंट टेस्ट से टॉपिक नंबर 10 का था। इससे पहले एक सेशन कंप्लीट किया जा चुका है। आज हम लोग देखेंगे दृष्टि 10 स्टार लाइनर यूएवी। इसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि ये क्वेश्चंस क्या है। ये सोर्सेस है द हिंदू से। देखते हैं, भारतीय नौसेना को अपना पहला स्वदेशी माध्यम ऊंचाई वाला लंबा यानी कि MALE मेले ड्रोन दृष्टि 10 स्टार लाइन मानव रहित, क्या है, मानव रहित, इस पॉइंट को याद रखना है, हवाई वाहन UAV मिला है। क्या है, मानव रहित हवाई यान मिला है। इसके बारे में देखेंगे, यह एक उन्नत खुफिया निगरानी टोह प्लेटफॉर्म है। इसे अडानी डिफेंस और एरोस्पेस द्वारा इजरायली रक्षा फॉर्म एल्विट सिस्टम में प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के सहयोग से विकसित किया गया है। इसको 2 पॉइंट याद रखेंगे, अडानी डिफेंस और एरोस्पेस, 2 चीज को याद रखेंगे। इसकी प्रमुख विशेषता क्या क्या है इसके बारे में देख लेते हैं। यह भारत का पहला स्वदेशी मध्यम ऊंचाई वाली दीर्घकालिक मेले ड्रोन जो 70% ड्रोन स्वदेशी घटकों का उपयोग करके बनाया गया है। सिंपल सी बात है, पहला स्वदेशी मध्यम ऊंचाई वाली ड्रोन है। दृष्टि 10 स्टार लाइन प्रभावशाली 36 घंटे की सहन शक्ति और 450 किलोग्राम की पर्याप्त पेलोड क्षमता का दावा करता है। क्लियर। यह आधुनिक सेंसर, उन्नत सहनशक्ति, उन्नत संचार क्षमताओं और अत्याधुनिक तकनीकों से लैस है। यूएवी भविष्य के नौसैनिक अभियानों का आकार देने और हिंद महासागर क्षेत्र में भारत के राष्ट्रीय समृद्धि हितों की सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। ओके, नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट में क्या है, इसरो की वाणिज्यिक शाखा। इसरो की वाणिज्यिक शाखा 2024 में स्पेस एक्स के फाल्कन 9 से GSAT-20 उपग्रह का लॉन्च करेगी। ये द इंडियन एक्सप्रेस सोर्सेस है। ओके, क्या है GSAT-20? GSAT-20 एक उच्च थ्रूपुट KA बैंड उपग्रह है जिसका पूर्ण स्वामित्व, संचालन और वित्त पोषण NSIL द्वारा किया जाता है। किसका? GSAT-20 को। इसरो की वाणिज्यिक शाखा न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, NSIL 2014 की दूसरी तिमाही के दौरान स्पेस एक्स फाल्कन 9 से GSAT-20, जिसका नाम बदलकर GSAT-N2 रखा गया है। ओके, इसको वेरी इंपॉर्टेंट, किसका नाम बदलकर GSAT-N2 रख दिया, तो GSAT-20 का नाम बदलकर N2 कर दिया। अब देखेंगे इसमें प्रमुख विशेषता क्या है इसकी। तो GSAT-20 अंडमान और निकोबार और लक्षद्वीपों की सहित पूरे भारत में कवरेज के साथ इसमें 32 यानी 32 बीम शामिल है, जो विशेष रूप से वंचित क्षेत्रों की मांग वाली सेना आवश्यकताओं को पूरा करेगा। यह उपग्रह लगभग 48 GBps की प्रभावशाली हाई थ्रूपुट सैटेलाइट क्षमता प्रदान करेगा और इसका भारत 4700 kg है। हालांकि भार होना चाहिए, यहाँ भारत लिखा गया, एनीवे कोई नहीं, इतना तो मैनेज कर ही सकते हैं। उद्देश्य, देश को ब्रॉड बैंड संचार आवश्यकताओं को पूरा करना। महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में देखेंगे तो पूरे देश में उच्च डेटा ट्रांसमिशन क्षमता प्रदान करना है। सुदूर और पहले से असंबद्ध क्षेत्रों में आवश्यकताओं को पूरा कर डिजिटल विभाजन को कम करना तथा समावेशी विकास को बढ़ावा देना इसका महत्वपूर्ण उद्देश्य है। नेक्स्ट देखेंगे, 17 से अधिक उत्पादों के लिए GI टैग मिला। सोर्सेस है द इंडियन एक्सप्रेस। अब GI टैग के बारे में देखते हैं। हाल ही में ओडिशा, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल और जम्मू कश्मीर के 17 ऐसे अधिक उत्पादों को भौगोलिक संकेत मिला। कहाँ? ओडिशा, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, जम्मू कश्मीर में। ओके, अब देखते हैं राज्य और तथा उसके साथ GI टैग किसको किसको मिला। हम मैं उड़ीसा की बात करूंगा तो उड़ीसा में क्या है, कपटगंडा शॉल, कपटगंडा एक शॉल है। दूसरा लौंजिया सौरा पेंटिंग, कोरापुट काला जीरा चावल, सिमलीपाल काई चटनी, नयागढ़ कांतिमुंडी बैगन, ओडिशा खजूरी गुड़ा और ढेकनाल बिंदु। ये सारे 7 पॉइंट है, 7 GI टैग जिसको मिला उड़ीसा में। इसको याद रख लेना, बहुत जरूरी है।
क्योंकि जीआई टैग से अक्सर क्वेश्चंस में आने को देखने को मिलता है। नेक्स्ट देखेंगे पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल में। वेस्ट बंगाल में कितना है, तो इसमें 5 है, 8, 9, 10, 11, 12। इसमें क्या क्या है, तांगेल, सारी, गारद, सारी, कुरियल, सारी, कालो नुनिया, चावल, सुंदरवन, शहद। चलिए 3 तो इसमें सारी मिला, तांगेल, गारद, कुरियल सारी है, कालो नुनिया चावल है और सुंदरवन शहद है। तो देखिए सुंदरवन से सुंदरवन डेल्टा पश्चिम बंगाल, सुंदरवन शहद सुंदरवन पता पकड़ा जाएगा। नुनिया चावल याद रखना, बाकी 3 वो सारी सारी है। एक है काला जीरा चावल पश्चिम उड़ीसा और नुनिया चावल पश्चिम बंगाल। एनीवे अब देखेंगे गुजरात से। गुजरात में क्या है, रामबान अनारदाना। गुजरात में रामबान अनारदाना है, सॉरी गुजरात में क्या है, कच्ची लेखक। जम्मू कश्मीर में रामबान अनारदाना दाना। अरुणाचल प्रदेश में 2 है, वांचो लकड़ी का शिल्प आदि केकिर। उत्तर प्रदेश में हनुमानगढ़ी लड्डू। आगे देखेंगे इसमें और किसको किसको है, सॉरी 17 पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब आगे देखेंगे नेक्स्ट में पॉइंट में क्या है, भौगोलिक संकेतक के बारे में कुछ देख लेते हैं। जीआई टैग का नाम या चिन्ह है जो किसी विशिष्ट भौगोलिक स्थान या मूल उत्पादों को प्रदान करता है। क्लियर, जीआई टैग एक नाम या चिन्ह है जो किसी विशिष्ट भौगोलिक स्थान या मूल के उत्पादों को प्रदान किया जाता है। जीआई टैग सुनिश्चित करता है कि केवल अधिकृत उपयोगकर्ताओं या भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाले लोगों को ही इस नाम के उपयोग की अनुमति देता है। पंजीकृत जीआई टैग 10 वर्षों के लिए वैध होता है। वस्तुओं का भौगोलिक संकेत पंजीकरण और संरक्षण अधिनियम 1999 भारत में वस्तुओं से संबंधित भौगोलिक संकेतों को पंजीकरण और बेहतर सुरक्षा प्रदान करने का प्रयास करता है। क्लियर। नेक्स्ट है, यह बौद्ध संपदा अधिकार के व्यापार संबंधित पहलुओं पर डब्ल्यूटीओ समझौते द्वारा शासित और निर्देशित है जीआई टैग को। नेक्स्ट देखेंगे भारत में यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र की मेजबानी करेगा। क्या, भारत यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र, ये पॉइंट को याद रखना, 46वें सत्र को मेजबानी करेगी। सोर्सेस है PIAB। भारत 21 से 31 जुलाई 2024 तक नई दिल्ली में यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र की पहली बार, ये भी पॉइंट है 46वें सत्र, और पहली बार भारत अध्यक्षता और मेजबानी करेगा। वेरी पॉइंट है 46 और फर्स्ट टाइम। इसके प्रमुख बिंदु के बारे में देखते हैं क्या क्या है। तो यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति का सत्र हर वर्ष आयोजित किया जाता है जिसमें 21 सदस्य देशों के प्रतिनिधि शामिल होते हैं। किसी देश के स्थल या संपत्ति को विश्व धरोहर की सूची में शामिल करने का फैसला यह समिति करती है। ठीक है। इस समिति के का प्राथमिक उद्देश्य सांस्कृतिक और प्राकृतिक संपदाओं के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के महत्व पर प्रकाश डालते हुए यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों की सूची तैयार करना है। यह खतरे में विश्व विरासत की सूची में संपत्तियों को अंकित करने या हटाने का भी निर्णय लेता है। दैट्स ऑल। आगे देखेंगे इसमें और कुछ पॉइंट है। इसका अच्छा महत्वपूर्ण बिंदु क्या है इसका, तो यह आयोजन भारत को सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विरासत के संरक्षण पर वैश्विक चर्चा के केंद्र बिंदु के रूप में रखता है, जो विश्व मंच पर भारत की समृद्धि सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करने का एक महत्वपूर्ण अवसर प्रस्तुत करता है। ओके। संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को। ओके, संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को के बारे में देखते हैं। यह एक संयुक्त राष्ट्र की विशिष्ट एजेंसी है। किसकी विशिष्ट एजेंसी है? संयुक्त राष्ट्र की, जिसकी स्थापना 1945 में हुआ था। यूनेस्को की स्थापना 1949 में।
इसका कार्य शिक्षा, प्रकृति तथा समाज विज्ञान, संस्कृति तथा संचार के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देना। इसका मुख्यालय फ्रांस पेरिस में है, यूनेस्को के पेरिस में है। भारत और यूनेस्को के बारे में देखते हैं। विश्व विरासत स्थल सूची में भारत का 42 स्थल है। हाल ही में शांति निकेतन और होयसल के मंदिर समूह इसमें शामिल किया गया है। 42 टोटल है। देखेंगे जापान में 7.6 तीव्रता की भूकंप, अभी हाल ही में जापान में 7.6 तीव्रता से भूकंप आया। इसका सोर्स है द इंडियन एक्सप्रेस। जापान के इशिकावा प्रांत, पॉइंट को नोट करना है, इशिकावा जापान में आया तो कहाँ आया, इशिकावा प्रांत में नोटो प्रायद्वीप, अगर प्रायद्वीप की बात कर रहे हैं तो नोटो प्रायद्वीप, जगह के नाम बताया तो इशिकावा प्रांत की बात, और द्वीप नोटो प्रायद्वीप के पास 1 जनवरी 2024 को 7.6 तीव्रता के भूकंप दर्ज की गई, बिल्कुल किया गया। भूकंप के कारण जापान के पश्चिमी तट और पड़ोसी देश दक्षिण कोरिया के तट पर लगभग 1 मीटर यानी 3 फीट ऊंची समुद्री लहरें उत्पन्न हुई थी। मौसम विज्ञान एजेंसी जापान के अनुसार पहली बार आए भूकंप के बाद लगभग 200 झटके महसूस किए गए। पश्चिमी जापान में शक्तिशाली भूकंप की एक श्रृंखला आई जिसमें कम से कम 48 लोग मारे गए। 2011 में जापान में आए 9.0 तीव्रता के भूकंप के परिणाम स्वरूप सुनामी आई, जिसने देश के उत्तर पूर्व तटीय समूह को नष्ट कर दिया, जिसमें 18,000 लोग मारे गए। उन सुनामी लहरों ने फुकुशिमा बिजली संयंत्र में परमाणु दुर्घटना को जन्म दिया, जिससे चेरनोबिल के बाद सबसे गंभीर परमाणु दुर्घटना माना जाता है। आगे देखेंगे इसमें। ओके, अब 16वें वित्त आयोग के गठन के बारे में बात करेंगे। 16वें वित्त आयोग के गठन के बारे में, इसका सोर्स है पीआईबी। सरकार ने राष्ट्रपति के अनुमोदन से संविधान के अनुच्छेद 280(1) के अनुसार 16वें वित्त आयोग का गठन किया, बिल्कुल किया। वित्त आयोग किसमें, 280 में। नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष और कोलंबिया विश्वविद्यालय के प्रोफेसर अरविंद पंगडिया के अध्यक्ष इसके होंगे। किसका, 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष कौन होगा, अरविंद पंगडिया। श्री ऋत्विक रंजनम पांडे को आयोग का सचिव नियुक्त किया गया। क्लियर, सचिव किसको किया, श्री ऋत्विक रंजन पांडे। सदस्य के बारे में बात करेंगे तो सदस्य कौन कौन है इसमें, तो अजय नारायण ईना, सौम्या कांति घोष, एनी जॉर्ज मैथ्यू और मनोज पांडे। यहाँ ध्यान रखने वाली बात है कि सदस्य इसमें 4 है, अजय नारायण, सौम्या कांति घोष, एनी जॉर्ज मैथ्यू और मनोज पांडे। सचिव की बात करेंगे तो श्री ऋत्विक रंजनम पांडे को, और उपाध्यक्ष की बात करेंगे तो अरविंद पंगडिया को। ओके, 16वें वित्त आयोग के बारे में देख ले। जो अप्रैल 2026 से शुरू होने वाले 5 साल के लिए अवधि के लिए केंद्र और राज्यों के बीच कर राजस्व साझा करने के फॉर्मूलों को सिफारिश करेगा। आगे देखेंगे, 16वें वित्त आयोग निम्नलिखित विषयों के संबंध में सिफारिश करेगा। कौन कौन से वित्त आयोग विषय में सिफारिश करेगा, तो देखते हैं। संघ और राज्यों के बीच करों के निवल आय का वितरण जो संविधान के भाग 17 के अधीन उनके बीच विभाजित किया जाना है या किया जा सकता है। वे सिद्धांत जो भारत की संचित निधि में से राज्यों के राजस्व की सहायता अनुदान को नियंत्रित करे और संविधान के अनुच्छेद 75 के अधीन राज्यों को उनके राजस्व की सहायता अनुदान के रूप में उस अनुच्छेद के खंड 1 के प्रावधानों में विनिर्दिष्टित प्रायोजन के अलावा अन्य प्रायोजनों के लिए भुगतान की जाने वाली राशि है। राज्य के वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर राज्यों में पंचायतों और नगरपालिकाओं के संसाधनों को संपूरित करने के लिए राज्य की संचित निधि में वृद्धि करने के लिए आवश्यक उपाय
आपदा प्रबंधन वित्त पोषण का मूल्यांकन क्या है? आपदा प्रबंधन वित्त पोषण का मूल्यांकन। आयोग आपदा प्रबंधन पहल के से संबंधित वर्तमान वित्त पोषण संरचनाओं की समीक्षा कर सकता है। बिल्कुल करेगा, क्यों नहीं करेगा भैया। नेक्स्ट देखेंगे, भारत में बहुआयामी गरीबी चर्चा पत्र क्या है? भारत में बहुआयामी गरीबी चर्चा पत्र, सोर्स है द हिंदू। 15 जनवरी 2024 को नीति आयोग द्वारा 2005-6 में भारत में बहुआयामी गरीबी शीर्षक से एक चर्चा पत्र जारी किया गया था। बिल्कुल चर्चा पत्र जारी किया गया था। इस चर्चा पत्र में राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 4 यानी कि 15 से 16 और राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 19 से 21 के आंकड़ों को प्राय योग किया गया है। प्रमुख बिंदु क्या क्या है? तो भारत में बहुआयामी गरीबी में उल्लेखनीय कमी आई। बहुत अच्छी बात है, बहुआयामी गरीबी में उल्लेखनीय कमी आई। 13 से 14 में 29%, 29.17% से घटकर 22-23 में 11.28% हो गई है। 17.89 अंक की कमी दर्शाता है। विगत 9 वर्ष में लगभग 24.82 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं। 9 वर्षों में कितना? ये पॉइंट को याद रखना है। टोटल 9 वर्षों में 24.82 करोड़ गरीबी रेखा से बाहर निकला है। राज्य स्तर पर सर्वाधिक कमी उत्तर प्रदेश में दर्ज की गई। बिल्कुल सही, राज्य स्तर पर सर्वाधिक उत्तर प्रदेश में कमी दर्ज की गई, जहां 5.94 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर निकले। बिहार में 3.77 करोड़ और मध्य प्रदेश के 2.30 करोड़ लोगों के गरीबी से बाहर निकलने के साथ दूसरे और तीसरे स्थान पर है। यहाँ तक क्लियर हो गया। आगे पॉइंट में देखेंगे, इस अवधि के दौरान में राष्ट्रीय एमपीआई ने सभी 12 संकेतों का उल्लेखनीय सुधार हुआ। बहुत अच्छा पॉइंट है। भारत को सतत विकास लक्ष्य एसडीजी में 1.2 प्राप्त होने की संभावना है, जिसका लक्ष्य 2030 से पहले राष्ट्रीय परिभाषाओं के अनुसार सभी आयामों में गरीबी में रहने वाले सभी उम्र के पुरुष, महिला और बच्चों के अनुपात को कम करने से आधा कम करना है। जीवन स्तर के आयाम से संबंधित संकेतकों को महत्वपूर्ण सुधार दिखाई दिए, जैसे कि स्वच्छता सुविधा, बैंक खाता, खाना पकाने के ईंधन आदि में काफी सुधार देखने को मिला है। हिट एंड रन कानून से संबंधित चिंता है, बहुत अभी भी करंट से जुड़ा हुआ और बार बार देखने को मिलता है। हिट एंड रन कानून से संबंधित चिंताएं है। द इंडियन एक्सप्रेस इसका सोर्स है। भारतीय न्याय संहिता 2023 विवादास्पद धारा 106(2) के प्रावधानों के विरुद्ध महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, पंजाब, पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में ट्रांसपोर्टरों और वाणिज्यिक ड्राइवरों ने विरोध प्रदर्शन कर दिया। किसमें कर दिया? भारतीय न्याय संहिता 2023 धारा विवादास्पद धारा 106(2) के प्रावधानों में। देखते हैं इसका पॉइंट क्या क्या है और क्यों ऐसा हुआ है। यह धारा हिट एंड रन की घटनाओं के लिए गंभीर दंड का प्रावधान करती है, जो ड्राइवर समुदाय के बीच असंतोष के केंद्र बिंदु है। हालांकि देशव्यापी ट्रक चालकों का आंदोलन समाप्त हो गया है, क्योंकि सरकार ने आश्वासन दिया है कि वह हिट एंड रन के खिलाफ विवादास्पद कानून लागू करने से पहले हितधारकों से परामर्श जरूर करेंगे। नया हिट एंड रन कानून के बारे में देख लेते हैं। बीएनएस के अनुसार, जो ब्रिटिश काल की भारतीय दंड संहिता आईपीसी प्रतिस्थापन है, यदि कोई ड्राइवर लापरवाही से गाड़ी चलाने के कारण गंभीर सड़क दुर्घटना का कारण बनाता है और फिर पुलिस या किसी अधिकारी को सूचित किए बिना चला जाता है, तो वह 10 साल तक के सजा, जेल और 7 लाख रुपए का जुर्माना हो सकता है। यानी कि सीधी सिंपल सी बात में है कि किसी की गाड़ी से किसी को दुर्घटना हो जाता है और वो बिना पुलिस को इन्फॉर्म किए हुए वहां से भाग जाता है, तो उसको 10 साल और 7 लाख की जुर्माना हो सकता है। यद्यपि ड्राइवर दुर्घटना के तुरंत बाद घटना की रिपोर्ट करता है, तो उन पर धारा 106(2) के स्थान पर
106(1) के तहत आरोप सिद्ध किया जाएगा। धारा 106(1) में गैर इरादतन हत्या के श्रेणी में नहीं आने वाले मौतों के लिए 5 वर्ष तक की सजा का प्रावधान किया गया है। नोट: पुराने ब्रिटिश काल के आईपीसी हिट एंड रन मामलों के लिए कोई विशेष प्रावधान नहीं था। ऐसे मामलों में आईपीसी की धारा 304 के तहत कार्रवाई की जाती थी। इस धारा के अनुसार लापरवाही से किए गए किसी कार्य के कारण किसी अन्य की मृत्यु का कारण बनने वाले व्यक्ति को अधिकतम 2 साल की जेल या जुर्माना हो सकता है। नए हिट एंड रन कानून की आवश्यकता क्यों पड़ी? ये कानून आखिर क्यों लाना पड़ा? 2022 में भारत में 1.86 लाख से अधिक सड़क दुर्घटना की मौतें दर्ज की गई। 2022 में सिर्फ एक साल में 1.86 लाख से अधिक सड़क दुर्घटना जिसमें मौत हो गई। आधे से अधिक सड़क मौतें राष्ट्रीय और राज्य राजमार्ग पर हुई, जो कुल सड़क नेटवर्क का 5% से भी कम है। सड़क दुर्घटनाओं के कारण देश अपने जीडीपी का 5 से 7% वार्षिक आर्थिक नुकसान झेलता है। इस कानून का उद्देश्य तेज गति और लापरवाही से गाड़ी चलाने का रोकना और उन लोगों को दंडित करना जो किसी पीड़ित की सूचना दिए बिना या उनकी मदद किए बिना घटना स्थल से भाग जाते हैं। सड़क दुर्घटनाओं की संख्या में कमी लाना तथा घायल व्यक्ति को त्वरित चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाना सड़क दुर्घटना से होने वाले मौतों में कमी लाना है। ड्राइवर तथा प्रदर्शनकारियों की चिंताएं क्या है? प्रदर्शनकारियों का तर्क है कि निर्धारित दंड, जिसमें 10 साल की कैद और 7 लाख जुर्माना, अत्यधिक गंभीर है। अतः बीएनएस 2023 की धारा 106(2) को वापस लेना संशोधन किया जाना चाहिए। जुर्माना अत्यधिक है और ड्राइवर की चुनौतीपूर्ण कार्य स्थितियां विचार करने में विफल रहता है। दुर्घटना स्थलों पर सहायता के लिए रुकने पर ड्राइवर के खिलाफ भीड़ की हिंसा का डर भी होता है। यही कारण है कि इसका विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। अब तक हम लोग क्वेश्चंस को काफी देख लिया। नेक्स्ट टाइम देखेंगे लाल सागर में संकट। लाल सागर में संकट क्या है? तब तक के लिए दोस्तों अलविदा लेना चाहता हूं। और आपको अच्छा लगे ये सेशन तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। इसमें कमियां क्या है इसके कमेंट करेंगे, तभी हम इसको सुधार करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।